हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कास्ट मूवमेंट्स इन इंडिया के बारे में। हम सभी इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में जानते हैं। इंडिया का कास्ट सिस्टम यानी कि यहाँ पर खास करके हम हिंदू कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, जहाँ पर हमारे चतुर्वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और एक ग्रुप है जो इस वर्ण सिस्टम से बाहर है, जिनको हम दलित या फिर अनटचेबल्स कहते हैं। अब यही हायरार्किकल अरेंजमेंट के वजह से जो निचले वर्ग के ग्रुप है, इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता था। यहाँ पर उनका ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार, इनको बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था और इनको भेदभाव से देखा भी जाता था। ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये निचले वर्ग के जो लोग हैं कास्ट हायरार्की में जो एकदम नीचे है, इनको बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, इन प्रॉब्लम्स के खिलाफ लोगों ने धीरे धीरे आवाज़ उठानी शुरू की थी कि उनको किस वजह से इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा है। और ये सारे डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के लिए हम अलग अलग जगहों पर कास्ट मूवमेंट्स देखते हैं। आज के इस क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट कास्ट मूवमेंट्स है, इनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस जो मूवमेंट्स है, वो भी इस कास्ट बेस्ड मूवमेंट में इंक्लूड है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे जो भी स्पेसिफिकली हमारे कास्ट के रिलेटेड जो भी मूवमेंट्स हैं, हम उनको कवर करें। इनको हम क्रोनोलॉजिकली कवर करेंगे ताकि हमें याद रखने में मदद हो, कौन से मूवमेंट पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। इस तरीके के क्रोनोलॉजिकली हम सेट करेंगे। यहाँ पर मेनली हम फोकस करेंगे कौन से वक्त पर ये हुआ था, फिर इसके मेन लीडर कौन थे, कौन से जगह पर ये हुआ था, और ये जो मूवमेंट हो रही थी इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये सारे चीज़ों के ऊपर हम फोकस करके ये मूवमेंट्स को याद रखने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो मूवमेंट है वो है सतनामी रेविलियन, या फिर इसको हम सतनामी मूवमेंट भी कहते हैं। ये बहुत पुराने ज़माने का एक कास्ट बेस्ड मूवमेंट है। ये 1672 में ये सतनामी मूवमेंट शुरू हुआ था। बाद में ये बहुत दिनों तक ये मूवमेंट चला था। इसके जो मेन लीडर है वो है घासीदास। ये जो सतनामी रेविलियन शुरू हुआ था, ये पहले के टाइम पर लीडर लेस था। फिर धीरे धीरे जैसे ही वक्त गुजरा, वहाँ पर अलग अलग लीडर्स आते गए। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे वो थे घासीदास, जो इसको बहुत आगे तक ले जाते हैं, और इसके वजह से ये सतनामी रेविलियन भी पॉपुलराइज हुआ था। ये मूवमेंट हुआ था छत्तीसगढ़। उस पुराने ज़माने में अगर हम कहें तो सेंट्रल इंडिया में ये सतनामी रेविलियन हुआ था। अब ये रेविलियन हुआ था अपर कास्ट के एक्सप्लॉयटेशन के वजह से। उस टाइम पर उस जगह पर जो भी अपर कास्ट के लोग थे, वो लोअर कास्ट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते थे। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार भी किया जाता था। तो इसके खिलाफ लोगों ने एकजुट होकर, जो भी निचले वर्ग के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, वो जाकर मिलकर मूवमेंट करते हैं। यही है हमारी सतनामी मूवमेंट। यहाँ पर सिर्फ अपर कास्ट एक्सप्लॉइट नहीं कर रही थी। उस टाइम पर जो मुगल लैंडलॉर्ड्स थे, वो भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम चालू कर रखे थे, और वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस यानी कि उनके ऊपर अत्याचार भी किया जा रहा था। तो ये सारे चीज़ों के वजह से हमारा पहला सतनामी जो मूवमेंट है वो शुरुआत होती है। फिर जो मूवमेंट है वो है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के बारे में हमने रिलीजियस मूवमेंट्स में भी पढ़ा है। सत्यशोधक समाज बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, जो लोगों के भलाई के लिए काम करता है। ये जो सत्यशोधक समाज है, ये 1873 में स्टार्ट की गई थी, और इसके मेन लीडर है ज्योतिराव फूले, और ये महाराष्ट्र में शुरुआत हुई थी। अब सत्यशोधक समाज उस वक्त पर जो भी कास्ट सिस्टम था, इसको खत्म करने की बात करता था। कास्ट सिस्टम के ऑपोजिट में जाकर बात करते थे, और यहाँ पर जो भी ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है, यानी कि उस वक्त पर जो ब्राह्मण्स डोमिनेट करते थे, उस डोमिनेशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। हम अगर उस वक्त की बात करें, वहाँ पर हम देखेंगे
के जो भी ब्राह्मण्स है वो ही ज़्यादातर एजुकेटेड थे, और इस वजह से जो भी जॉब्स वगैरह थी वहाँ पर उनका ही नाम ज़्यादा प्रेफर किया जाता था। इस वजह से उनका जो एजुकेशन है उस एजुकेशन को हर किसी को प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी सत्यशोधक समाज में। यहाँ पर लोअर कास्ट को एक इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सत्यशोधक समाज काम कर रहा था। फिर हम देखते हैं जस्टिस पार्टी मूवमेंट। अब जब हम ये कास्ट मूवमेंट्स पढ़ेंगे, बहुत सारे ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन ये मूवमेंट्स से जुड़े हुए मिलेंगे हमको। कुछ है जो पार्टी के फॉर्म में बाद में उभर कर आई थी, और कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही थी। इसी तरीके का हम एक मूवमेंट देखते हैं, जस्टिस पार्टी मूवमेंट। इसकी शुरुआत हुई थी 1916 में। ये बेसिकली तमिलनाडु में ये मूवमेंट चालू हुआ था। इसका जो मेन लीडर्स है, इनमें हम बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो है टी.एम. नैयर, नतेसा मुदालियर और पी.टी. चेट्टी। ये जो लोग हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जस्टिस पार्टी मूवमेंट में। अब ये जस्टिस पार्टी मूवमेंट क्या चाह रहा था? तमिलनाडु में उस वक्त पर 1960 उस टाइम पीरियड के आसपास ब्राह्मणिकल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। वहाँ पर बेसिकली द्राविडियन लोग रह रहे थे, लेकिन वहाँ पर ब्राह्मण्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगे थे। ब्राह्मण्स जो बेसिकली आर्यंस थे, तो वहाँ पर ब्राह्मणिकल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा था। वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स थी, गवर्नमेंट जॉब्स में ब्राह्मण्स ज़्यादा हो रहे थे। वहाँ पर लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनको ये सारे फैसिलिटीज़ मिल नहीं रही थी। इस वजह से ये जो जस्टिस पार्टी मूवमेंट है इसकी शुरुआत होती है तमिलनाडु में, और ये ब्राह्मण्स का जो डोमिनेशन है इसको ख़त्म करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स में लोअर कास्ट के रिप्रेजेंटमेंट के लिए ये मूवमेंट काम करता है। फिर हम देखते हैं आदि द्राविड़ा मूवमेंट। आदि द्राविड़ा मूवमेंट भी तमिलनाडु बेस्ड ही एक मूवमेंट है, और इसमें जो लीडर्स थे उनमें जो मेन लीडर थे वो थे रेतामालिया श्रीनिवासन और एम.सी. राजा। इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। अब आदि द्राविड़ा मूवमेंट भी लगभग जस्टिस पार्टी मूवमेंट की तरह ही था। यहाँ पर जो अनटचेबल्स है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बात की जा रही थी, उनके उन्नति के लिए, उनका जो पोजीशन है सोसाइटी में इसको और भी बेहतर बनाने के लिए ये आदि द्राविड़ा मूवमेंट काम कर रहा था। यहाँ पर लोगों के इक्वल राइट को लेकर, खासकर जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको इक्वल राइट प्रोवाइड करने के लिए और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए काम कर रही थी। याद रखिएगा, ये जो जस्टिस पार्टी मूवमेंट और आदि द्राविड़ा मूवमेंट है इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो लगभग सेम ही था। हम बाद में जाके जो द्राविड़ा मूवमेंट है वहाँ पर भी लगभग सेम तरीके का इशू ही देखते हैं। फिर जो मूवमेंट है वो है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट द्राविडियन मूवमेंट का ही एक पार्ट है। ये मूवमेंट की शुरुआत होती है 1925 में। इसके जो मेन लीडर है वो है पेरियार ई.वी. रामास्वामी, और ये तमिलनाडु बेस्ड ही एक मूवमेंट है। सेल्फ रेस्पेक्ट यानी कि खुद की रेस्पेक्ट के लिए यहाँ पर लोग लड़ रहे थे। यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को ख़त्म करने की बात की जा रही थी, साथ ही साथ अपने लैंग्वेज को ऊपर लाने के लिए, और ये जो सोशल इनइक्वलिटीज़ है, कास्ट बेस्ड एक हायरार्किकल सिस्टम है, ये सारे चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। ये जो द्राविडियन मूवमेंट था यहाँ पर माना जा रहा था कि जो ब्राह्मण्स है वो बेसिकली साउथ इंडिया का उनके लोग ही नहीं है, ये बेसिकली आर्यंस थे जो एक अलग ग्रुप है, और वहाँ पर नॉर्थ इंडिया का जो डोमिनेशन है, वहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है उसको वो लोग साउथ इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा मूवमेंट छेड़ी गई थी, और ये आगे जाकर लैंग्वेज बेस्ड भी एक मूवमेंट बन जाता है, और यहाँ पर उनके जो भी लोअर कास्ट के लोग हैं उनके बेहतरी के लिए काम किया जाने लगा।
फिर हम जो मूवमेंट देखते हैं वो है दलित मूवमेंट, जिसको डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट भी कहा जाता है। अब ये जो टाइम है 1930s का वक्त है, जहाँ पर डॉक्टर BR आम्बेडकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। यहाँ पर हम बहुत सारे दलित मूवमेंट्स देखते हैं, बहुत सारे दलितों को लेकर काम किया जाने लगा। अब अगर हमें दलित्स का प्रॉब्लम यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनका प्रॉब्लम को जानना है, तो डॉक्टर BR आम्बेडकर का जो लाइफ हिस्ट्री है वो हमें जानना ज़रूरी है। उनके लाइफ हिस्ट्री को जाने बगैर हम लोअर कास्ट का प्रॉब्लम को समझ ही नहीं सकेंगे। इस वजह से मैंने पहले ही डॉक्टर BR आम्बेडकर के ऊपर एक क्लास करा के रखी है, आप लोग वो क्लास ज़रूर देखिएगा। मैंने कोशिश की है कि बहुत सारे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो क्लास करूं। मैंने वहाँ पर एक बहुत बेहतर तरीके से एक क्लास कराने की कोशिश की है, वो क्लास को ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अगर डॉक्टर BR आम्बेडकर के बारे में आप लोग जान लोगे तो कास्ट के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको समझने में आपको मदद मिलेगी। तो यहाँ पर डॉक्टर BR आम्बेडकर के आने के वजह से, उनके ये कास्ट मूवमेंट में जुड़ने के वजह से दलित मूवमेंट बहुत एक आगे बढ़ने लगा। नेशन वाइड यानी कि इंडिया के हर कोने पर ये मूवमेंट होने लगी। अब यहाँ पर जो दलित मूवमेंट है इनका क्या काम था, ये क्या कर रहे थे? ये फाइट कर रहे थे डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट को जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था सोशली और इकोनॉमिकली, ये सारे चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर दलित का जो इकोनॉमिक और सोशल पोजीशन है उसको और भी बेहतर करने के लिए, साथ ही साथ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी लाने के लिए काम किया जा रहा था। यानी कि यहाँ पर दलित्स को इक्वल राइट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही थी। फिर जो मूवमेंट हम देखते हैं वो है महद सत्याग्रह। महद सत्याग्रह दलित मूवमेंट का ही एक पार्ट है। महद सत्याग्रह इंडिया के हिस्ट्री में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मूवमेंट की गई थी डॉक्टर BR आम्बेडकर के लीडरशिप के अंडर में, और ये हुआ था 20 मार्च 1927 को। यहाँ पर महद एक जगह थी महाराष्ट्र में, उस जगह पर यह मूवमेंट की गई थी। यहाँ पर महद के जो लोग थे, खासकर जो अनटचेबल्स थे, वो लोग सारे मिलकर एक साथ नदी में जाकर नदी का पानी पी रहे थे। यानी कि वहाँ पर उस वक्त पर इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन था कि उनको पानी भी नहीं दिया जाता था नदी से, उनको और किसी जगह से पानी पीना पड़ रहा था। इस तरीके का एक जो भी टेम्पल है उसके आसपास नहीं जा सकते थे, जो भी अनटचेबल्स थे, टेम्पल में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड था। इस तरीके का बहुत सारे अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन उस वक्त पर चल रहा था। तो इन सारे डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए महद सत्याग्रह किया गया था, और बहुत सारे अनटचेबल्स को लेकर डॉक्टर BR आम्बेडकर पब्लिक टैंक का नदी का पानी पीते हैं। लेकिन बाद में जाकर ये बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाता है, जहां पर जो बेसिकली ब्राह्मण्स थे, जो अपर कास्ट के लोग थे, वो बाद में नदी को शुद्ध करने के लिए वहां पर मिल्क से उसको शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। यानी कि आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके का कास्ट डोमिनेशन हमारे इंडिया में है। तो यहाँ पर महद सत्याग्रह एक उदाहरण है जहाँ पर कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने की कोशिश की गई। फिर हम देखते हैं मनुस्मृति दहन, इस तरीके का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इस, और यहाँ पर हम राम मनोहर लोहिया का एंड कास्ट कॉन्फ्रेंस भी देखते हैं। यानी कि कास्ट को खत्म करने के लिए बहुत सारे रिलेटेड चीज़ें दलित मूवमेंट के टाइम पर चल रही थी। फिर हम देखते हैं हरिजन मूवमेंट। हरिजन मूवमेंट महात्मा गांधी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर उन्होंने हरिजन सेवक संघ का स्थापना के द्वारा ये जो हरिजन मूवमेंट है इसका आगाज किया था, और इसकी शुरुआत होती है 1932 में। इसका जो मेन लीडर है वो है महात्मा गांधी, और ये जो मूवमेंट है ये भी एक नेशन वाइड मूवमेंट है। यानी कि इंडिया के हर जगह पर ये मूवमेंट हो रहे थे। यहाँ पर जो हरिजन है, हरिजन महात्मा गांधी जो दलित है उनको नाम देते हैं हरिजन। हरिजन यानी कि चिल्ड्रेन ऑफ गॉड, ये याद रखिएगा। हरिजन महात्मा गांधी ने पहली बार अनटचेबल्स यानी कि दलित्स को बुलाया था। उन्होंने उनका जो सोशल स्टेटस और लिविंग कंडीशन है इनको बेहतर करने के लिए ये मूवमेंट छेड़ी थी, ताकि हर किसी को इक्वल हक मिले और इनको सोसाइटी में एक बेहतर जीवन भी मिले।
फिर जो मूवमेंट हम देखेंगे वो है टेम्पल एंट्री मूवमेंट। टेम्पल एंट्री मूवमेंट ये थोड़ा अलग किस्म का एक मूवमेंट है। यहाँ पर ये मूवमेंट की गई थी 1936 में और ये केरला बेस्ड एक मूवमेंट है और इसके जो मेन लीडर थे वो थे श्री नारायणा गुरु और के केलप्पन। ये दो मेन लीडर्स थे। अब टेम्पल एंट्री मूवमेंट यानी कि यहाँ पर टेम्पल में एंट्री के लिए मूवमेंट की गई थी। यहाँ पर पहले के वक्त पर केरला में खास करके वहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर में लोअर कास्ट के लोगों की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड थी, यानी कि लोअर कास्ट के लोग मंदिर में नहीं जा सकते, वहाँ पर पूजा पाठ नहीं कर सकते। उसके पहले और भी खराब सिचुएशन था कि टेम्पल के पास का जो रोड है उसके आसपास से भी जो अनटचेबल्स है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, वो गुजर नहीं सकते थे। तो पहले वो मूवमेंट की गई थी कि हमें रोड से जाने की इजाज़त दी जाए। बाद में ये जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है ये किया जाता है। दोनों मूवमेंट ही श्री नारायण गुरु के द्वारा, उनके लीडरशिप के द्वारा की गई थी। अब टेम्पल एंट्री मूवमेंट में जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो टेम्पल में एंट्री ढूंढ रहे थे इस आंदोलन के द्वारा। खासकर वहाँ पर जो लोअर कास्ट के लोग हैं, इजावास, उनको एंट्री नहीं दी जा रही थी और वो लोग इसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। फिर हम देखते हैं जात पात तोड़क मंडल। जात पात तोड़क मंडल नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जात पात का जो सिस्टम है, कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको खत्म करने के लिए मूवमेंट की गई थी। ये मूवमेंट होता है 1936 में। ये बेसिकली लाहौर में होता है। लाहौर में जो इंडिया प्री पार्टीशन से पहले था, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया और पाकिस्तान सेम था और लाहौर में ये मूवमेंट शुरुआत होती है। इसके जो लीडर्स थे वो थे लाला हरकिशन लाल और डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर, जो बाद में इसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर जो जात पात तोड़क मंडल है, इसका मेन काम था अनटचेबिलिटी को खत्म करना। जो इंडियन हिंदू सोसाइटी है, यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है इसको खत्म करना, यानी कि जात पात का जो सिस्टम है इसको तोड़ देना। और यहाँ पर बेसिकली इंटर कास्ट मैरिज और सोशल यूनिटी को प्रमोट करने की बात की गई थी। यहाँ पर लोगों के बीच में इंटरकास्ट मैरिज के द्वारा हम सोसाइटी में एक इक्वल सोसाइटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ये ग्रुप का ये मानना था। यानी कि यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाने लगा। फिर हम देखते हैं बैकवर्ड क्लास मूवमेंट्स। बैकवर्ड क्लास मूवमेंट 1955 और 1979 में हुआ था। यहाँ पर बैकवर्ड क्लास मूवमेंट यानी कि खासकर जो ओबीसी है, जिनको हम अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, उनके हक के लिए जो मूवमेंट की गई थी वो इस बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट का हिस्सा थी। यहाँ पर दो फेजेस में हम इस मूवमेंट को देखते हैं। एक है 1955, जहाँ पर काका कालेलकर के द्वारा ये मूवमेंट की गई थी। वहाँ पर कालेलकर कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था। फिर देखते हैं 1979 में जो बीपी मंडल के द्वारा गाइडेड थी, वहां पर मंडल कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है। यानी कि यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट इसमें अपना योगदान देती है और गवर्नमेंट के द्वारा ये जो मूवमेंट है वो फंडेड होती है। यानी कि हमारी सोसाइटी में जो भी लोअर कास्ट के लोग हैं, खासकर ओबीसी पीपल है, अदर बैकवर्ड कास्ट है, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए और उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये मूवमेंट की गई थी या फिर गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव उठाई गई थी। अब ये जो मूवमेंट है ये नेशन वाइड है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव की गई मूवमेंट थी। अब यहाँ पर ये जो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट है, ये मूवमेंट आगे के जो तमिलनाडु के जो मूवमेंट्स है उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। वहाँ पर जो द्राविडियन मूवमेंट थे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। फिर जो मूवमेंट हम देखते हैं वो है दलित पैंथर्स मूवमेंट। ये हुआ था 1972 में। इसमें जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो थे नामदेव धसाल और राजा धली। ये दो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे और ये जो दलित पैंथर मूवमेंट्स है ये हुआ था महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर भी दलित्स को जो ऑपरेसिव सिस्टम था या फिर उनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा था, इसके खिलाफ लोग फाइट कर रहे थे और दलित को राइट को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई की जा रही थी और सोशल जस्टिस को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा था।
फिर हम देखते हैं मंडल कमीशन मूवमेंट। हमने थोड़ी देर पहले ही बैकवर्ड क्लास मूवमेंट में मंडल कमीशन के बारे में बात की है। अब ये जो मंडल कमीशन मूवमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता भी है। मंडल कमीशन मूवमेंट को एस्टैब्लिश की गई थी 1979 में, यानी कि मंडल कमीशन को इस टाइम पर सेटअप की गई थी कि ओबीसीज को किस तरीके का हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करें, उनको किस तरीके से हम ऊपर लाए, उनका गवर्नमेंट जॉब और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में हम किस तरीके का उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाए। ये सारे चीज़ों को लेकर, मुद्दे को लेकर ये मंडल कमीशन काम कर रहा था। अब ये इनका जो मेन लीडर थे वो थे बीपी मंडल। अब ये शुरुआत होती है 1979 में, जहां पर कमीशन को सेटअप किया जाता है और ये कमीशन का रिपोर्ट आकर जब ये इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो है 1990 में। तो यहाँ पर 1990 में जो ओबीसीज है यानी कि आधार बैकवर्ड क्लासेस है, उनको गवर्नमेंट जॉब्स में अपना योगदान देने के लिए रिजर्वेशन दी गई थी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई थी। अब जो मूवमेंट हम देखेंगे ये है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिसको DS4 भी कहा जाता है। अब ये जो समिति है ये इसका स्टार्टिंग होती है 1981 में और इसका जो मेन लीडर है वो है काशीराम। ये उत्तर प्रदेश में एस्टैब्लिश की गई एक समिति है। अब ये जो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति है ये दलित के लिए काम करती है। दलित को यूनाइट करना, उनका जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं उनको पॉलिटिकली एम्पावर करने के लिए ये समिति काम करता है। यहाँ पर जो कास्ट बेस्ड ऑपरेशन है इसको ख़त्म करने के लिए पॉलिटिकली एम्पावर करना ज़रूरी है। ये ग्रुप का मानना था, ये समिति का मानना था कि अगर हम पॉलिटिकली एम्पावर कर पाए जो भी दलित लोग हैं, जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है, तभी वो लोग और भी बेहतर पोजीशन पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसी समिति का राह पर चलकर बाद में बहुजन समाज पार्टी एस्टैब्लिश की जाती है, वो होती है 1984 में। इस वजह से इसका जो बहुजन समाज पार्टी है इसका भी मेन लीडर है काशीराम और बाद में इसका लीडरशिप देते हैं मायावती। इस वजह से ये भी एक उत्तर प्रदेश का ही मूवमेंट है। तो बहुजन समाज पार्टी का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स था वो था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का जो भी ऑब्जेक्टिव्स था उनको फुलफिल करना। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पॉलिटिकली एम्पावरमेंट की बात की जाती है। जो भी दलित है उनको एम्पावर करने के लिए ये पार्टी काम कर रही थी। जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है उनको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड करने के लिए ये पार्टी काम करती है। बाद में ये जो पार्टी है ये बहुत हद तक ये सारे डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने में सक्षम भी हुई थी। तो यहाँ पर आज के क्लास में हमने बहुत सारे मूवमेंट्स को देखा है, कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स। ये कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमें हमारे जो सोसाइटी है इसको समझने के लिए, क्योंकि हम सोशियोलॉजी में सोसाइटी को समझते हैं, सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसका सल्यूशन किस तरीके से हुआ है ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तो सोशल मूवमेंट के इस सीरीज में हमने आज कवर की है दलित या फिर जिसको हम कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स कहते हैं। इसके पहले हमने एनवायरमेंटल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, एथनिक मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, ये सारे चीज़ें ऑलरेडी हमने कवर कर ली है। तो अगर आपने अभी तक ये मूवमेंट्स का क्लासेस सीरीज नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में मदद मिलने वाली है। खासकर अगर आप UPSC, UGC नेट जैसे एग्ज़ाम दे रहे हो, MCQ बेस्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्प करेगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा मिल रहा है। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर आप को ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको किसी और तरीके का क्लासेस की भी ज़रूरत है तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा वो क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। तो क्लास यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।